हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैसिनेटिंग केमिस्ट्री। मेरा नाम है डॉक्टर पाखुरी मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में। कॉन्सेंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशंस, पीपीएम, पीपीबी, ये सारी कॉन्सेंट्रेशंस आज हम कवर करेंगे ओनली एंड ओनली 40 मिनट्स से। सो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज, सॉल्यूशन को हमें समझना होगा। सॉल्यूशन को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि ये क्या चीज है। एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मतलब होता है आप कहीं से भी अगर आप लेंगे, जैसे मान लीजिए एक गिलास आपने लिया जिसके अंदर पानी है और जिसमें आप 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, उसे आप चम्मच से हिला दीजिए। उसके बाद में अगर आप कहीं से भी टेस्ट करेंगे तो वो नमकीन बराबर ही होगा हर तरफ। इसका मतलब होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। और ये मिक्सचर दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का हो सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब सभी तरफ बराबर से हो, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अलावा जितना भी नमक उस पानी में है उसकी मात्रा विथ रेस्पेक्ट टू पानी की मात्रा, इसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए हमने लिया है 2 बीकर्स और दोनों में पानी। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं एटलीस्ट। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट मतलब वो होता है जो कि डिसॉल्व हो, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें कि हम डिसॉल्व करते हैं। अब जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें लिया था कि एक तो है पानी जो कि सॉल्वेंट होगा, दूसरा है नमक जो कि आपका सोल्यूट होगा। तो अगर आप देखेंगे मैंने आपको 2 बीकर में सॉल्यूशंस बताए हैं। पहले बीकर में आप ये देखिए यहाँ पर ये कितना लाइट कलर है, और यहाँ पर देखिए इस जगह पर ये कितना डार्क कलर है। इसका मतलब क्या है, जो भी लाइट कलर्ड सॉल्यूशन है उसमें क्या है, वो डाइल्यूट है। जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम है। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है किस तरह से जो ब्लू कलर के आपके सर्कल हैं यानी कि डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और जो ग्रीन कलर के आपके डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो देखिए इस गोले में अगर आप देखेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स तो दे रखे हैं, इसके अलावा सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर दे रखे हैं। यही अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड वाले में चेक करेंगे तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने उन्हीं पोजीशंस पे आपको बता रखे हैं। कोई एक्स्ट्रा नहीं है, हमने पानी का अमाउंट बदला नहीं है, पर हमने सोल्यूट का अमाउंट बदला है। इसका मतलब सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आपको ज्यादा दिखेंगे, जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन जो है डार्क कलर का होता है। सो इसे हम बोलते हैं कि अगर कभी भी आपको पता करना है किसी भी सोल्यूशन में कि सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, तो ये उसकी मात्रा से पता लगता है। जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो कम मात्रा में होगा वो सोल्यूट होगा। अच्छा एक बात और, अगर आपका सोल्यूशन लिक्विड फेस में है इसका मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा। समझ रहे हैं, लेकिन सोल्यूट का जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट आपका हमेशा लिक्विड ही होगा। ठीक है, आइए अब हम इसके अंदर एक चीज और पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में देखिए डाइल्यूट में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है डाइल्यूट HCl USP, जिसके अंदर 9.5 ग्राम से लेके 10.5 ग्राम तक का HCl होता है कितने 100 ml सोल्यूशन में। वही हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl में रेंज दी गई है 36.5 ग्राम से लेके 38 ग्राम तक HCl इन 100 ml सोल्यूशन। समझ रहे, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सेमी क्वांटिटेटिव मेथड्स। 3 तरह के सेमी क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया जितना भी आपने पानी लिया है, ठीक है ना, और जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था पानी और नमक का, हम उसी को दोहराते हैं। हमने जितना भी ग्लास में पानी लिया है वो पानी की क्षमता कितनी है, कितना नमक को वो डिसॉल्व कर सकता है ना। अगर उसकी मात्रा से कम आपने नमक डिसॉल्व किया है तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। वहीं पर दूसरा वे, जहां पर हम कह रहे हैं जितनी मात्रा में आपका सोल्यूट यानी कि नमक डिसॉल्व हो सकता था पानी में,
उतनी ही मात्रा में आपका डिसॉल्व हुआ है, यानी कि सेम क्वांटिटी, है ना, तो हम उसे बोलेंगे सैचुरेटेड। वही हम तीसरा केस देखेंगे यहाँ पर, जिसे हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड, जिसका मतलब है जितनी मात्रा में नमक डिसॉल्व हो सकता था पानी में, उससे ज्यादा मात्रा में आपने नमक डाल दिया, तो क्या होगा, नमक अगर डिसॉल्व नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसके क्रिस्टल्स बनके नीचे आने लग जाएंगे। तो ऐसे केसेस में हमने क्या बोला, जितना भी सल्यूट था वो ज्यादा हो गया, पहले जितना डिसॉल्व हो सकता था उसकी मात्रा से ज्यादा हो गया, यानी कि मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन एक्चुअल अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, इसे हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, कुछ चीज इसमें अनडिसॉल्व रह जाएगी और वही चीज सोल्यूशन में आपको दिखेगी। तो हमने समझा तीन तरह के मेथड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग मेथड्स एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन के। सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन को हम अलग अलग मेथड से, अलग अलग वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का भी एनालिसिस आप चाहें उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्सेंट्रेशन को बता सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बताने के अलग अलग तरीकों में मैंने आपको यहाँ पर कुछ 7 तरीके दिखाए हैं। पहला, मोलारिटी, जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, नॉर्मेलिटी, जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी, जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, जिसे हम एक्स नाम देते हैं। फॉर्मेलिटी, जिसे हम एफ बोलते हैं। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशंस, इसके अलावा पीपीएम एंड पीपीबी। हम ये देखेंगे ये जो गोला मैंने बनाया है इसका मतलब होता है ये दोनों जो आपके मेथड्स हैं कंसंट्रेशन के, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के, ये दोनों आपके आते हैं फिजिकल मेथड्स में। बाकी इसके अलावा जितने भी आपके ये पांचों आप देख सकते हैं, ये पांचों आपके आते हैं केमिकल मेथड्स में। केमिकल मेथड्स मतलब होता है केमिकल फॉर्मूला पे बेस्ड होना या कंबाइनिंग पावर पे बेस्ड होना, जबकि फिजिकल मेथड्स आपका फिजिकल क्वांटिटीज पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमें समझनी होगी, ये चीज होती है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। इन सभी मेजर्स में अगर कहीं पर भी वॉल्यूम टर्म आता है, अगर वॉल्यूम टर्म आता है, समझिए इसे, अगर वॉल्यूम टर्म आता है तो ही वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, है ना। और वॉल्यूम टर्म हम ज्यादातर कहाँ दिखेंगे, डिनोमिनेटर में दिखेंगे, यानी कि नीचे की साइड देखेंगे, ऊपर नहीं, है ना। तो जब भी वॉल्यूम टर्म आएगा उसे हम टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलेंगे। और जिस भी कॉन्सेंट्रेशन के वेज में, है ना, अगर वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा है इसका मतलब होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। समझिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे लिए मोलारिटी। मोलारिटी हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन में आपने कितने मोल्स को डिसॉल्व किया है, इसे हम कहते हैं मोलारिटी। यानी कि इसे हम इस तरह से बताएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे लीटर्स इसकी क्वांटिटी भी दी है। सो साफ है 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स आपने डिसॉल्व करे हैं, वो होता है मोलारिटी। अब हम बात करते हैं, अगर आप 1 मोल सोल्यूट का डिसॉल्व करते हैं और 1 लीटर ही सोल्यूशन लेते हैं, यानी कि आप दोनों तरफ 1-1 की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सोल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, 1m, है ना। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा मोल क्या चीज है, मोल इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस that contains as many entities as there are atoms in 12 gram of C12 isotope। यानी कि कार्बन 12 के आइसोटोप में, वो भी किसने, 12 ग्राम के कार्बन 12 के आइसोटोप में कितने एटम्स होंगे, उतने ही आपके इसके अंदर ग्राम्स हुए इस सब्सटेंस में, है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा जो यहाँ पर था, इसे हम कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। इसका है वेट ऑफ द सोल्यूट जो कि ग्राम में होगा, अंडर यहाँ पर हमने दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। तो यहाँ पर क्या हुआ,
वेट अपॉन ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब मोलारिटी अगर मान लीजिए हमें दी गई हो, ठीक है, जैसे आपने इस फॉर्मूले में हम दे रहे हैं कि मोलारिटी आपको दी गई हो, तो वेट ऑफ द सोल्यूट आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इस फॉर्मूले में डालिए और फिर इस फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले में लेंगे, तो फाइनली जो इक्वेशन आ रही है वो ये है, वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml अपॉन 1000, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, आपको ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, किस तरह से कहाँ पर मोलारिटी है या वेट ऑफ द सब्सटेंस निकालना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये बहुत ही जरूरी है, सिर्फ इसके लिए नहीं, आगे भी हम इस चीज का यूज देखेंगे। सो नेक्स्ट हम मोलारिटी में ही बात करें तो देखिए, अगर हम सेम मोलर सोल्यूशन दो अलग अलग बीकर्स में लेते हैं, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दो बीकर्स बता रखे हैं, है ना, बट सेकेंड वन में हम थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड कर दिया है सोल्यूशन का, राइट। सॉल्वेंट हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, बट मोलारिटी जो थी हमने पहले, वो कैसे, हमने यहाँ पर आपको मोलारिटी डिटरमाइन करनी है। तो डिटरमाइन करने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम होंगे, क्योंकि हमने सल्यूट चेंज नहीं किया है, चाहे इस बीकर में चाहे इस बीकर में, हमने सल्यूट की मात्रा को नहीं बदला है, हमने सॉल्वेंट की मात्रा को बदला है। जब हम सॉल्वेंट की मात्रा को बदलते हैं तो वही चीज आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में था वो थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में आ जाएगा। और फाइनली हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, ये देखिए, हमने ये फॉर्मूला देखा था मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए m1 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलारिटी का, और x हमने बोला था मोल्स, और यहाँ पर वॉल्यूम के लिए हमने v1 दिया है। तो इस बीकर और इस बीकर में क्या डिफरेंस आया है, v1 अब आपका v2 हो गया है ना। मैंने कहा था कुछ वॉल्यूम हम सॉल्वेंट का ऐड करेंगे, हम सोल्यूट की मात्रा नहीं बदल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर x देखिए दोनों में सेम है। जब x दोनों में सेम होगा तो क्या हो गया, इधर x का क्या है, m1 x इज इक्वल्स टू m1 v1, और यहाँ पर देखिए x इज इक्वल्स टू m2 v2। फाइनली हम क्या देख रहे हैं, हम इन दोनों को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, यानी कि इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, यानी कि किसी भी एक सोल्यूशन की अगर आपको मोलारिटी पता है और वॉल्यूम भी पता है, तो दूसरे सोल्यूशन की आप मोलारिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर उसका वॉल्यूम पता हो, या अगर उसका आपको मोलारिटी पता है तो आप उसका वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इक्वेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 500 ml 3 molar solution so that molarity is reduced to 2m। इसका मतलब हो गया, अगर आपको मैंने 3 मोलर का सोल्यूशन दिया है और कितना है ना, 500 ml, राइट, 500 ml है, 3m का सोल्यूशन है, तो क्या दिया मैंने, देखिए 500 ml मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम देखें तो v1 आपका 500 ml हो गया, 3m सोल्यूशन यानी कि m1 आपका 3 हो गया, राइट। तो अब आपका नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, कितना वॉल्यूम आपको ऐड करना है, राइट। तो ऐड करना यहाँ पे v2 क्या हो गया, v2 हो गया 500 प्लस x, कितना वॉल्यूम ऐड किया, तो हमने x रखा उसका स्मॉल x है ना, तो 500 प्लस x, और m2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब मैंने आपको खुद को निकालना है और रिजल्ट आपको ही चेक करना है ना। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है नॉर्मेलिटी, जिसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। So, normality of a solution is defined as number of gram equivalents of solute dissolved in 1 liter of the solution। मोलारिटी का भी याद कीजिए 1 लीटर ही था, लेकिन मोलारिटी में हमें बहुत जरूरी था जानना नंबर ऑफ मोल्स, जबकि नॉर्मेलिटी में हमारे लिए जानना जरूरी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इसे हम इक्वेशन में इस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, जो कि हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट का निकालने के लिए ये फॉर्मूला दे रखा है, वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। ये इक्विवेलेंट वेट क्या चीज है तो हम यहाँ देखेंगे। इक्विवेलेंट वेट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ एसिड और बेस रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर हमें एसिड का इक्विवेलेंट वेट लेना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड लेना होगा। अगर हमें बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी ऑफ द बेस। अगर हमें सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। नाउ बेसिसिटी क्या चीज है? बेसिसिटी मतलब हो गया कितने हाइड्रोजन आयंस आपके रिप्लेसेबल हैं, मतलब कितने हाइड्रोजन आयंस आपके एसिड में आ रहे हैं। वही अगर हम बात करें एसिडिटी की, एसिडिटी मतलब हो गया बेस की एसिडिटी, मतलब कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आपके बेस में आ रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है जैसे कि HCl। HCl में आप देखेंगे कितने हाइड्रोजन्स हैं? एक, राइट। तो अगर हम उसका देखेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालना तो मॉलिक्यूलर वेट उसका कितना है? 36.5। बेसिसिटी ऑफ द एसिड हो जाएगी आपकी 1, तो ये 36.5 इसका आंसर है। वही हम NaOH का देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 40 और एसिडिटी ऑफ द बेस वापस हो जाएगी क्योंकि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं? एक, तो ये हो गया आपका 40। और अगर हम सोडियम कार्बोनेट का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे तो किस तरह से उसका मॉलिक्यूलर वेट है 106 और वैलेंसी अगर हम इसकी देखेंगे तो देखिए वैलेंसी इसकर आप निकालेंगे तो इसकी निकलेगी 2, तो ये हो गया आपका 53। तो अब अगर नॉर्मेलिटी आपको दे रखी है तो आपको वॉल्यूम निकालना है किसका? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का, तो वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन रिक्वायर्ड इज EW into NR into 100 upon C into SG. EW means equivalent weight, NR means normality required, C means concentration of the given solution, and SG means specific gravity. So normality जैसे हमने मोलैरिटी के केस में भी देखा था, M1V1 is equals to M2V2, वैसे नॉर्मेलिटी के केस में भी ये चीज है, N1V1 is equals to N2V2। मतलब अगर किसी भी एक सोल्यूशन की आपको नॉर्मेलिटी वॉल्यूम पता है तो किसी भी दूसरे सोल्यूशन का अगर नॉर्मेलिटी पता हो तो वॉल्यूम निकाला जा सकता है, वॉल्यूम पता हो तो नॉर्मेलिटी निकाली जा सकती है। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मोलालिटी, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg of solvent। याद कीजिएगा मोलारिटी में हमने नंबर ऑफ मोल्स किया था लेकिन dissolved in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और यहाँ पर क्या है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये डिफरेंस है लेकिन इस डिफरेंस से ये आपका कैपिटल और स्मॉल m अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। नोट, मोलालिटी ही एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर सॉल्वेंट आ रहा है आपका डिनोमिनेटर में, बाकी जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे सभी के सभी में आपका सोल्यूशन आता है डिनोमिनेटर में। तो अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, जिसे हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एन एनालाइट is in a solution is defined as the ratio of number of moles of analyte in the total number of moles of all components in the solution। इसका मतलब हुआ किसी भी solution में जितने भी components हैं उन सभी के moles को अगर आप sum करेंगे तो वो हुआ आपका denominator। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो सोल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? अगर आपको A का मोल फ्रैक्शन पता करना है तो ऊपर क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A के कितने मोल्स हैं, नीचे आप क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C। मतलब जितने भी सोल्यूशन में कंपोनेंट्स हैं उन सभी के मोल्स को अगर आप प्लस करेंगे तो वो हो गया आपका डिनोमिनेटर। प्लस आपको यहाँ पर ऊपर क्या लिखना है जितने जिसका भी मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हैं उसके कितने मोल्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे B
के, है ना, बी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन की। तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन फिर वापस वही फॉर्मूला है ना, टोटल मोल्स जितने भी होते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय जितने भी टोटल मोल्स हो गए। इसका मतलब एक सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है, और इसमें हम बात करेंगे 8 मोल्स ऑफ अमोनिया। अगर मोल्स के हम बात करें, अमोनिया के 8 मोल हैं और वाटर के 14 मोल हैं, तो हम अगर मोल फ्रैक्शन किसका निकालें, अमोनिया का यानी कि ए का, तो कैसे निकालेंगे, ए हो गया यानी कि 8, यहाँ पर 8 हो गया, और टोटल मोल्स अगर हम देखें तो 8 + 14 हो गया, यानी कि यहाँ पर 8 यहाँ पर हो गया और नीचे क्या हो गया 22। यहाँ पर अगर हम बी का मोल फ्रैक्शन देखें तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी कि कितना 14, और नीचे आपका हो गया टोटल मोल्स यानी कि वापस वही से 8 + 14 जिसे हम वापस बोलेंगे 22। ठीक है, तो अगर हम देखें इन दोनों फ्रैक्शंस की बात करें, तो अगर हम इन दोनों को वैल्यूज को अगर प्लस करते हैं ना, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो गोल्डन में जो रूल दे रखा है, इसका रूल है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी 1। यानी कि जितने आप, सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन देखिए, तो हम फ्रैक्शंस निकाल रहे थे, लेकिन टोटल मोल्स अगर हम बात करेंगे तो वो तो आपका 1 ही निकलेगा ना। वैसे ही अगर हम बात करें ये मोल फ्रैक्शंस को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो मोल परसेंटेज हमें मिल जाएगा, और जब हम मोल परसेंटेजेस की बात करेंगे तो जो भी टोटल सिस्टम का होगा वो कितना होगा, 100% होगा, है ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो वो कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फॉर्मेलिटी के बारे में। फॉर्मेलिटी जो है हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ। अब आप देखिए यहाँ पर formality of a solution may be defined as the number of gram formula masses of the ionic solute dissolved in 1 liter of the solution. फॉर्मूला मास जब भी हम बोलते हैं तो हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी आयनिक सॉल्यूट्स होते हैं, सोल्यूट्स होते हैं, है ना, उनके कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम फॉर्मेलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। लेकिन इसके केस में एक ही चीज है, टेम्परेचर जब भी चेंज होगा तो ये चेंज होगा, क्यों, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं वापस से 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन की। और मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि जब भी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम अगर आ जाता है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, है ना। तो सोल्यूशन अगर 1 ग्राम फॉर्मूला मास है सोल्यूट का और 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन है, तो ऑफ कोर्स उसे क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिटी आपकी 1 आएगी और उसे हम बोलेंगे फॉर्मल सोल्यूशन, है ना। अब इसका हम फॉर्मूला इस तरह से बता रहे हैं, फॉर्मेलिटी F इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट, जो हमने यहाँ पर भी दिया था, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, तो आपका यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। ओके, सो अब नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला दिया है वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए, जो है हमारा परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। ये जो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है ना, एक्चुअली 3 तरह से आप बता सकते हैं। पहला आप देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब क्या हो गया, दोनों ही टर्म्स आपके वेट के रिस्पेक्ट में बोले गए हैं। दो टर्म्स हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तो आपका सोल्यूट हो गया, एक आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक ये परसेंटेज वेट बाय वेट एक्सप्रेस करता है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, या जो मेन आपका टोटल सिस्टम है ना। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि कितने आपका सोल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम्स है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ग्राम्स मतलब वेट ही हुआ, और यहाँ पर भी क्या है 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या फिर एसिटिक एसिड्स, या फिर इनफैक्ट HCl, मतलब हम वीक एसिड भी ले रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी ले रहे हैं। तो एसिड्स की अगर स्ट्रेंथ हमें बतानी होती है तो हम वेट बाय वेट से बताते हैं। H2SO4 की जो होती है वो होता है 98% वेट बाय वेट, और एसिटिक एसिड की है 33% वेट बाय वेट। ये कमर्शियली जो आपको मिलेंगे ना मार्केट में, ये उसके बारे में बोला गया है।
अगर 98% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो उसका मतलब क्या हो गया, 98 ग्राम तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ना, और वो कितने ग्राम सोल्यूशन में है, 100 ग्राम में है। अब सोल्यूशन तो एक्चुअली किसके लिए बोला है, प्रोडक्ट के लिए बोला है, क्योंकि दोनों मिलके आपका क्या है, प्रोडक्ट ही होगा, राइट। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सॉलिड डोसेज फॉर्म में, टैबलेट और कैप्सूल में अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी बतानी होती है तब भी हम वेट बाय वेट ही लिखते हैं। इसके अलावा एक मैंने आपको एग्जांपल और दिया है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10% H2SO4 सोल्यूशन बाय मास, मतलब बाय मास यानी कि परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हम देखेंगे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब हो गया एक्सप्रेसेस नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो क्या कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है जो कि प्रेजेंट है 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला में दे रखा है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया है कि अगर आप कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं लिक्विड फॉर्म में और कोई भी आप सॉलिड लेते हैं किसमें, जो भी आपका सोल्यूट है उसमें सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, जैसे एग्जांपल है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, वो भी कितना 5 to 7% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि वेट किसका लोगे आप, इसका लोगे, और वॉल्यूम किसका लोगे, सॉल्वेंट का लोगे। बेरियम क्लोराइड जैसे है 10% वेट बाय वॉल्यूम, तो वो कैसे हम बोलेंगे, 10 ग्राम तो आपको लेना है बेरियम क्लोराइड और डिजोल्व किसने करना है, 100 ml सोल्यूशन में करना है, ठीक है। अब लास्ट आपकी इसमें टर्म आती है, वो आती है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसका मतलब हो गया नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पर सोल्यूट हो या सॉल्वेंट दोनों के दोनों ही लिक्विड फेज में है, इसलिए हमने इसका फॉर्मूला दोनों में ml लगाया है। अगर इसमें हम बात करें तो एल्कोहल्स जो होते हैं ना, इथेनॉल और ये सब, ये हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या 95% एल्कोहल बाय वॉल्यूम, जिसका मतलब हो गया 95 ml तो आपका एल्कोहल है और वो कितने में प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, है ना। तो सॉल्वेंट आपका कितना हो गया, 5 ml, क्योंकि 95 ml अगर एल्कोहल है तो 100 माइनस 95 करेंगे तो कितना होगा सॉल्वेंट आपका, सिर्फ 5 ml होगा, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं पीपीएम एंड पीपीवी की। पीपीएम जो होता है इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और ये हो गया पार्ट्स पर बिलियन। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो मोस्टली केसेस में हम बात करते हैं वेट इन वेट की, है ना, यानी कि इट स्पेसिफाइज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन 10 रेज़ टू द पावर ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। यानी ज्यादातर एग्जांपल्स की हम बात करें तो वो ये है कि क्लोराइड का जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं तो उसमें क्लोराइड के लिए हम लिखते हैं 25 ppm, है ना। इसकी इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन इन ppm, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6। अगर हम यही पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे तो इक्वेशन देखिए ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर क्या हो गया, 10 रेज़ टू द पावर 6 की बजाय यहाँ आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। जब हमने इतने सारे टर्म्स पढ़े तो ऑब्वियसली इस सारे टर्म्स में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो जरूर होगी, तो अब इन सारी रिलेशनशिप्स को हम एक्सप्लोर करेंगे इजीएस्ट एग्जांपल्स के तौर पर। नाउ पहला हम देखेंगे रिलेशनशिप परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलारिटी में। तो क्या होती है, हम की जनरल फॉर्मूला देखिए, मोलारिटी अगर यहाँ पर हमें डिटरमाइन करनी है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, परसेंटेज वेट बाय वेट, तो क्या हो गया 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। अगर हम एग्जांपल लें कि मोलारिटी हमें डिटरमाइन करनी है किसकी, 18% वेट बाय वेट किसका, एसिटिक एसिड का, और डेंसिटी हमें दे रखी है, तो हम कैसे हैं, 10 यहाँ पर हो गया इंटू यहाँ पर कितना 18% दे रखा था, और डेंसिटी यहाँ पर आपकी जो दी है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। तो हम अगर इस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.15, और मोलारिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया 3.15 एम या मोलर, है ना। तो अब इसके अलावा नेक्स्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलारिटी के बीच में। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो किस तरह से देखिए, अगर हमें 49% वेट बाय वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलारिटी हमें डिटरमाइन करना है, तो क्या हुआ 49% वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, 49% किसका वेट, आप यहाँ देखिए 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
डिसॉल्व किस में किया है, 100 ml सोल्यूशन में किया है। हमने पढ़ा था ना, वेट बाय वॉल्यूम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तब हम देखेंगे मोलारिटी की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, जो कि वेट आपका यहाँ पे कितना हुआ 49 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का वो होता है 98। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, हाफ, राइट। अभी हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, हाफ आपका हो गया यहाँ पर, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या है 100 ml है, लेकिन यहाँ पर जब कभी भी हम लिखते हैं वो हम लीटर्स में लिखते हैं, तो 100 ml को अगर हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1, राइट। तो ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 5 मोलर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए, वो है मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में। कैसे, अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है और आपको कहा जाए कि आपको मोलालिटी निकालनी है, तो इस छोटे से फॉर्मूले से आप मोलालिटी इजीली निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का और सॉल्वेंट का पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपको सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर ग्लूकोज सोल्यूशन की मोलालिटी निकालनी है ना, मोल फ्रैक्शन उसका दे रखा है कितना 0.3, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, कोई भी सॉल्वेंट मेंशन नहीं है ना, कोई सॉल्वेंट बता नहीं रखा कि हमें कौन सा लेना है। तो हम यूजुअली जब भी ऐसा केस होता है तो हम उसमें सॉल्वेंट आपका वाटर ही लेते हैं। हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं जब कुछ नहीं लिखा है तो वाटर होगा, क्योंकि वाटर आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, राइट। इसके अलावा भी जब भी हम आपने पढ़ेंगे, आप कभी भी जब एक्वस लिखा होगा ना, एक्वस का मतलब होता है वाटर, ओके। सो नाउ हम बढ़ते हैं इसी सवाल की तरफ। तो मोलालिटी क्या हो गया 0.3 आपका, देखिए यहां से आ गया सोल्यूट। अगर 0.3 मोल फ्रैक्शन किसका है, सोल्यूट का, तो सॉल्वेंट का कितना होगा 0.7। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शंस का जब भी सम होता है तो वो 1 होता है, और अगर एक का हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो दूसरे का हम इजीली 1 माइनस करके निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर यही हुआ, इनटू आपका देखिए 1000 आ गया है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट हमने वाटर लिया है इसलिए यहाँ पर 18 आ गया है। तो अगर इस तरह से निकालेंगे तो मोलल कितना हो गया 23.81। वैसे ही नेक्स्ट रिलेशनशिप दे रखी है, अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा हो और मोलालिटी हमें डिटरमाइन करनी है, तो देखिए एग्जांपल दे रखा है 49% वेट बाय वेट H3PO4 का, है ना, इसकी हमें क्या निकालनी है, मोलालिटी। तो वापस देखिए इसी टर्म को अगर हम एक्सपेंड करें तो एक्सपैंड कैसे करेंगे, 49 ग्राम किसका हुआ H3PO4 का, और डिसॉल्व किस में हो रहा है 100 ग्राम में हो रहा है, राइट। तो अगर हम लिखेंगे मोलालिटी की ये फॉर्मूला, तो हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो कैसे हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या वेट आपका कितना हो गया 49, जो कि हम यहाँ से देख रहे हैं, और मॉलिक्यूलर वेट H3PO4 का होता है 98। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, हाफ, राइट। तो हमारे लिए एक चीज तो पता हो गई। अब वेट ऑफ द सॉल्वेंट हम देखें तो कैसे निकलेगा, ये अगर आपका टोटल 100 ग्राम है और 49 ग्राम आपका H3PO4 है, तो जो बचा हुआ है यानी कि 51 ग्राम, ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, राइट। लेकिन हम जब भी मोलालिटी में लिखते हैं तो हम 1 kg लिखते हैं, राइट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पर क्या है, ये तो 51 ग्राम है, तो इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया, इंटू 10⁻³ हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम इक्वेशन में पुटअप करेंगे कैसे, हाफ जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आया तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे, और मास ऑफ द सॉल्वेंट हमारा ये जो आया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, मोलालिटी पता लगेगी। तो आंसर में आप लिखेंगे 9.80 m लिख दीजिए या मोलर लिख दीजिए, दोनों सही है। रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड पीपीएम। तो अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वेट दे दिया जाए तो हम पीपीएम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि 30% वेट बाय वेट दे रखा है। तो पीपीएम का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। अगर हम 10⁻⁶ को इस तरह से लिखे तो भी गलत नहीं होगा, है ना, 10⁻² इंटू 10⁻⁴। और अगर हम
नाउ इस पूरे फॉर्मूले को ढंग से देखें, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू द पावर 2। तो ये किसका फॉर्मूला था? परसेंटेज वेट बाय वेट, राइट? ये भी वेट, ये भी वेट, तो परसेंटेज वेट बाय वेट है ना, इसका फॉर्मूला था। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 रेज़ टू द पावर 4, राइट? और परसेंटेज वेट बाय वेट हमारे लिए कितना दे रखा है? 30, तो 30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 ppm, है ना? ये समझ में आया? इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है मोलारिटी और मोलालिटी के बीच का रिलेशनशिप। अगर इसमें से आपको मैं मोलर दे दूं तो मोलालिटी इजीली डिफाइन हो सकती है, या मोलालिटी बता दूं तो मोलारिटी भी इजीली डिफाइन हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो ये है कि अगर यूरिया की डेंसिटी 1.1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है, सेंटीमीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड मोलारिटी ऑफ द यूरिया इज 3 मोलर, है ना? तो ये जो इक्वेशन है वो ये है, मोलारिटी m इज इक्वल्स टू मोलालिटी इंटू डेंसिटी अपॉन 1 प्लस मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन 1000, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया, मोलारिटी हमने यहाँ पे क्या लिया था, यूरिया का 3, राइट? यहाँ पे मोलालिटी की बात करें तो हमें मोलालिटी ही तो डिटरमाइन करनी है, और डेंसिटी कितना दिया था यहाँ पे 1.1, है ना? यहाँ पर ले लिया हमने 1.1। अब 1 प्लस m आपका वापस जैसे हम डिटरमाइन करना है इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, तो आपका जो यूरिया है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 अपॉन 1000। तो अगर आप इसको सॉल्व करते जाओगे इस तरह से तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 3.26 मोलर, राइट? तो अगर आपको मोलारिटी पता हो तो मोलालिटी निकल सकती है, और मोलालिटी पता हो तो मोलारिटी निकल सकती है। चलिए अब हम लास्ट रिलेशनशिप पढ़ते हैं जिसका है मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाय वेट के बीच का रिलेशनशिप। तो अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे दिया जाए तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए तो परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया है, अगर 46% वेट बाय वेट इथेनॉल इन वाटर है तो उसका आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले आप इसे एक्सपैंड करके लिखेंगे। 46% वेट बाय वेट का मतलब हो गया 46 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट होगा कितना, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। इसका मतलब सोल्यूशन हम देखें टोटल कितना है 100 ग्राम, तो इथेनॉल कितना है आपका 46 ग्राम, तो वाटर कितना हुआ 100 माइनस कर देंगे हम ये, तो कितना आ गया 54, राइट? 100 माइनस 46 इक्वल्स टू 54 ग्राम। यही हम बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम हर एक के। तो नंबर ऑफ मोल्स याद है आपको फॉर्मूला ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट यहाँ पर कितना इथेनॉल का 46 ग्राम है ना, राइट? मॉलिक्यूलर वेट भी इसका 46 ही है, तो इसके मोल्स कितने हो गए 1। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका कितना है गिवन वेट हो गया 54, राइट? और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 18, तो ये कितने मोल्स हो गया 3 मोल्स। यानी कि टोटल अगर हम माने मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल तो टोटल मोल्स तो कितने हो गए 1 प्लस 3, तो ये आपका आ जाएगा नीचे, और नंबर ऑफ मोल्स अगर इथेनॉल के देखेंगे तो कितने आ रहे हैं 1, राइट? तो ये कितना हो गया 1/4। अब हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना था, वाटर का। तो वाटर का अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो भी होता है वो 1 होता है, राइट? तो 1 माइनस आपका 1/4 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया, वाटर कितना है 3/4, है ना, 3 गुना है, और ये कितना है आपका 1, है ना? तो सारी कॉन्सेंट्रेशंस का जो है हम एक ही स्लाइड पे फिर से समरी डिस्कस करते हैं। तो पहली है मोलारिटी, यानी कि मोलारिटी में जो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, जिसे हमने इस इक्वेशन में लिखा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट हम निकालेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और इसके अलावा एक फॉर्मूला और था m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, है ना, सोल्यूशंस के केस में। अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, जिसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो लीटर्स में आपका जो रहेगा वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, वो हो गया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर आपको एसिड का निकालना है तो यहाँ पर बेसिसिटी आ जाएगा, बेस का निकालना है तो एसिडिटी आ जाएगा, सॉल्ट है तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। इसके अलावा ये जैसे हमने यहाँ पर देखा था m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, वो नॉर्मेलिटी में भी है n1v1 इज इक्वल्स टू n2v2। इसके बाद में हमने पढ़ा था
किसके बारे में? मोलालिटी के बारे में, जो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है। ये स्मॉल m आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो यही है यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया? यहाँ पर हम 1 लीटर की बात कर रहे थे इन दोनों में, यहाँ पर हम 1 kg की बात कर रहे हैं, राइट। तो आपका नेक्स्ट इसमें आ जाएगा क्या चीज? मोल फ्रैक्शन। आपको जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स आपको पता होने चाहिए, जो कि न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में पूरे सिस्टम के, पूरे सोल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनके जितने भी मोल्स हैं, वो सब हम प्लस करके लिखते हैं, राइट। अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी जो हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? F इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो बात हम कर रहे हैं किसकी? परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशंस। तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशंस हमने पढ़ा था, 3 तरीके से हम बता सकते हैं: परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वेट बाय वेट का मतलब हो गया आप यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वेट वाले टर्म्स में ले रहे हैं, जैसे कि वेट ऑफ द सोल्यूट ग्राम अपॉन वेट ऑफ द सोल्यूशन ग्राम में इंटू 100। अगर हम वेट बाय वॉल्यूम की बात करें तो हम सोल्यूट तो वेट में ले रहे हैं ना, वेट ऑफ द सोल्यूट आपका ग्राम में है, लेकिन यहाँ नीचे क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ml में इंटू 100। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करें तो सोल्यूट भी आपका वॉल्यूम है और सॉल्वेंट भी आपका वॉल्यूम है, यानी कि दोनों के दोनों लिक्विड हैं, और दोनों यहाँ पर आपके ml में आएंगे इंटू 100। और इनका मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल्स भी आपको इस जगह पर दे दिया है। इसके अलावा लास्ट टर्म जो हमने बात करी थी वो थी ppm और ppb की। ppm की हम बात करें तो क्या हो गया? मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶, और यही इक्वेशन एज सच बट इंटू 10⁻⁹ हो गया आपका ppb। तो इसी के साथ हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशंस खत्म होती है। हमने सारी कॉन्सेंट्रेशंस को विद एग्जांपल्स कवर करने की पूरी कोशिश करी है। होप आपको इससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते।